मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी का इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा द्वादश के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक बीतान भाग 2 के प्रथम पाठ सिल्वर वेडिंग का प्रतिपाद्य एवं सारांश प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी तल्लीनता एवं एकाग्रता के साथ सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका प्रतिपाद्य स्पष्ट कर रहा हूं। यह लंबी कहानी लेखक की अन्य रचनाओं से कुछ अलग सी दिखती है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर अनेक उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। जो हुआ होगा और सम हाउस इम्प्रॉपर के जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार लेने का भाव है, तो सम हाउस इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व है। वे इन स्थितियों का जिम्मेदार भी किसी को नहीं ठहराते। वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। यशोधर पंत जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं सम हाउस इम्प्रॉपर यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में पराया का भाव पैदा कर दे। इसी द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक सम हाउस इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। यह रहा इस कहानी का प्रतिपाद्य। अब मैं इस कहानी का सारांश प्रस्तुत कर रहा हूं। चूंकि यह कहानी लंबी है, इसलिए पहले इस कहानी का सारांश के 2 खंड में करूंगा। या प्रथम खंड आज बता रहा हूं। दफ्तर में सेक्शन अफसर यशोधर पंत ने जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया, तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हुए थे। वे अपनी घड़ी सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए वे दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताते हैं। इनके कारण अधीनस्थ को भी 5 बजे के बाद भी रुकना पड़ता है। वापसी के समय वे किशनदा की उस परंपरा का निर्वाह करते हैं जिसमें जूनियरों से हल्का मजाक किया जाता है। दफ्तर में नए असिस्टेंट चड्ढा की चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को सम हाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। वह बदतमीजीपूर्ण व्यवहार करता है। उसने पंत जी की चूनेदानी का हाल पूछा। पंत जी ने उसे जवाब दिया। फिर चड्ढा ने पंत जी की कलाई थाम ली और कहा कि यह पुरानी है, अब तो डिजिटल जापानी घड़ी ले लो, सस्ती मिल जाती है। पंत जी उसे बताते हैं कि यह घड़ी उन्हें शादी में मिली है। यह घड़ी भी उनकी तरह ही पुरानी हो गई है। अभी तक यह सही समय बता रही है। इस तरह जवाब देने के बाद एक हाथ बढ़ाने की परंपरा पंत जी ने अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल में सीखी थी। ऐसी परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां यशोधर को शरण मिली थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे। पंत जी जब दिल्ली आए थे तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तब किशनदा ने उन्हें मेस का रसोइया बनाकर रख लिया। उन्होंने यशोधर को कपड़े बनवाने व घर पैसा भेजने के लिए 50 रुपए दिए। इस तरह वे स्मृतियों में खो गए। तभी चड्ढा की आवाज से वे जागृत हुए और मेनन से कहने लगे, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेनन ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी। यशोधर खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। वे इन सब बातों को अंग्रेजी के चोंचले बताते हैं, किंतु चड्ढा उनसे चाय, मट्ठी और लड्डू की मांग करता है। यशोधर 10 रुपए का नोट चाय के लिए देता है, परंतु उसे यह समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। सारे सेक्शन के आग्रह पर भी वे चाय पार्टी में शरीक नहीं होते। चड्ढा के जोर देने पर वे 20 रुपए
और दे देते हैं, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं हुए। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना किशनदा की परंपरा के विरुद्ध है। इधर यशोधर बाबू रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने या स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई। यह बात उनकी पत्नी व बच्चों को अखरती थी, क्योंकि वे बुजुर्ग नहीं थे। बिरला मंदिर से उठकर वो पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी लाते हैं। इसी समय वे मिलने वालों से मिलते थे। घर पर वे 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। आज यशोधर जब बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नजर किशनदा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी। अब वहां 6 मंजिला मकान बन रहा है। उन्हें बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लग रही थी। यही कारण है कि उनके पद के अनुरूप एंड्रयूगंज लक्ष्मीबाई नगर पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार नहीं है और वे यहीं बसे रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर टूटने लगा तब उन्होंने शेष क्वार्टर में से एक अपने नाम अलॉट करवा लिया। वे किशनदा की स्मृति के लिए यहीं रहना चाहते थे। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा। इसी वजह से उन्हें घर जल्दी जल्दी लौटना अच्छा नहीं लगता था। उनका बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्थान में नौकरी पर लग गया था। यशोधर बाबू को भी यह सम हाउस लगता था, क्योंकि यह कंपनी शुरू में ही 1500 रुपया प्रति माह वेतन देती थी। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती थी। उनका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। उनका एलाइड सर्विसेज में न जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। उनकी एकमात्र बेटी शादी से इनकार करती है। साथ ही वह डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी भी देती है। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं, परंतु उनके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। यशोधर की पत्नी संस्कारों से आधुनिक नहीं है, परंतु बच्चों के दबाव से वह मॉडर्न बन गई है। शादी के समय भी उसे संयुक्त परिवार का दबाव झेलना पड़ा। यशोधर ने उसे आचार व्यवहार के बंधनों में रखा। अब वह बच्चों का पक्ष लेती है तथा खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यशोधर की बातें मानने की बात कहती है। यशोधर उसे सामेल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुहा से लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह का मजाक उड़ाते हैं, परंतु वे खुद ही तमाशा बनकर रह गए। किशनदा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वे सोचते हैं कि वे शादी न करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते तो अच्छा होता। यशोधर ने सोचा कि किशनदा का बुढ़ापा कभी सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने मकान ले लिए। रिटायरमेंट के बाद किसी ने भी उन्हें अपने पास रहने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर भी यह पेशकश नहीं कर पाए, क्योंकि वह शादीशुदा थे। किशनदा कुछ समय किराए के मकान में रहे और फिर अपने गांव लौट गए। साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं हुई थी। यशोधर को इसका कारण भी पता नहीं। वे किशनदा की यह बात याद करते थे कि जिम्मेवारी रहने पर हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। तो आज इतना ही। इसका शेष भाग अगले दिन। धन्यवाद।